बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीलाग का आगाज अता तारड़ से करेंगे क्योंकि उन्होंने एक इंतहाई फजूल किस्म की इमरान खान साहब के हवाले से बात की है। मैं समझता हूं कि इंसान को बात करने से पहले सोच लेना चाहिए ताकि बाद में उसे शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। अता तारड़ साहब का इमरान खान साहब के बारे में यह कहना है कि इमरान खान खुदा का भी नाफरमान है, अपनी बीवी का भी नाफरमान है, अपने बच्चों का भी नाफरमान है। इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा उमर अयूब का कहना है कि इंसान हो या फरिश्ते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को केसेस का फैसला सुनाने की इजाजत देने की हुकूमती दरखास्त खारिज कर दी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल रोकने से मुतल्लिक दरखास्त खारिज कर दी और साथ ही साबिक चीफ जस्टिस को 20,000 रुपए जुर्माना भी कर दिया। इस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करते हुए आदल बाज़ई की रुकनीयत बतौर MNA बहाल कर दी है। क्या सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सही है या गलत है, इसको भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब ने यह बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि हम रियासत से तसादम नहीं, रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। इसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले अता तारड़ को डिस्कस करेंगे क्योंकि इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि सिविल नाफरमानी की काल मजीका खेज है, तुम्हारी नाफरमानी की ऐसी की तैसी फिर चुके हैं। तुम बचपन से नाफरमान थे, तुम माँ बाप के भी नाफरमान थे, तुम खुदा के भी नाफरमान थे, तुम बीवी के भी नाफरमान थे, बच्चों के भी नाफरमान थे। नाफरमानी तुम्हारे खून में है। अब आप अंदाजा कर लें कि क्या कोई दानिशमंद शख्स जिसका अकल के साथ थोड़ा बहुत वास्ता हो, क्या इस तरह का बयान दे सकता है, इस तरह की स्टेटमेंट दे सकता है? आप सियासत की बात करें, आप मुज़ाकरात की बात करें, आप सिविल नाफरमानी की बात करें, आप जो भी अदरवाइज मामलात हैं उनके ऊपर आप बात करें। आप किसी की जाती जिंदगी में मुदाखलत नहीं कर सकते। आपका यह कहना कि वो बचपन से नाफरमान है, आपको क्या पता, आपको कैसे पता कि वो बचपन में कैसा था, वो नाफरमान था, वो नाफरमान नहीं था? देखिए, आप अपने बारे में कोई राय कायम करें या अपने बारे में किसी को कुछ बताएं तो ये बात तो मानी जा सकती है कि आप अपने बारे में बता रहे हैं कि जी आप अच्छे थे, बुरे थे, फरमाबरदार थे, नाफरमान थे। लेकिन इमरान खान की जिंदगी के बारे में, उसके बचपन के बारे में, उसने जिंदगी किस तरह से गुजारी, आप उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। और इसके अलावा यह कहना कि वो अपने मां बाप का नाफरमान था, आप कैसे किसी के बारे में इस तरह की बात कर सकते हैं? आप अपने बारे में बताएं, आप अपने मां बाप के फरमाबरदार थे कि नहीं थे? यह बात तो सुनी जा सकती है, मानी जा सकती है। लेकिन इमरान खान के बारे में तो सारी दुनिया जानती है कि उसका कंडक्ट क्या था, वो कितना फरमाबरदार था, वो अपने वालिदैन की कितनी इज्जत करता था, कितना एहतराम करता था। बल्कि उसने अपनी वालदा की याद में एक शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बना दिया। सारी दुनिया के सामने है कि जो कोई भी डिजर्विंग है, गरीब आदमी है, उसे कैंसर जैसा एक सीरियस किस्म का मर्ज लाहक का अगर खुदा न खास्ता हो जाए तो वहां पे उसका मुफ्त में इलाज होता है। तो ये तो कहीं नहीं कहा जा सकता कि वो अपने मां बाप का फरमाबरदार नहीं था या वो नाफरमान था। और उसके अलावा ये कहना कि वो खुदा का नाफरमान था। देखें, किसी के मजहबी मामलात में मुदाखलत करना कि वो फरमाबरदार था नहीं था, वो मुसलमान था नहीं था, ये इंतहाई बेवकूफी पे मबनी बात है कि आप किसी के मजहब के बारे में इस तरह से बात करेंगे। देखें, आज आप इमरान खान साहब के मजहब के हवाले से बात करें कि वो खुदा का नाफरमान था, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अगर आपके खिलाफ इस तरह का कोई इंतहाई लेवल का कोई इल्जाम लगा दें या आपके बारे में कोई ऐसी बात कर दें कि आपका पब्लिक में निकलना जाना मुश्किल हो जाए। आपको पता है कि मजहबी मामलात के हवाले से जब इल्जामात लगाए जाते हैं तो कितने संगीन नोयत के इल्जामात लगाए जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपको इमरान खान के बारे में या उसके मजहब के बारे में या खुदा की फरमाबरदारी या नाफरमानी के हवाले से बिल्कुल ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मैं कहता हूं कि आपको सोच समझ के बात करनी चाहिए। अगर तहरीक इंसाफ के लोगों ने आपके खिलाफ इस तरह से मजहबी मामलात को लेकर कैंपेन चला दी ना, तो फिर आपका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। और इसके अलावा यह कहना कि वो अपनी बीवी का भी नाफरमान था। देखें, आप अगर ये कहना कि वो बीवी की बात मानता है या नहीं मानता, वो रन मरीद है नहीं, वो एक अलग बात है। लेकिन बीवी का नाफरमान क्या होता है? बीवी ने हमेशा अपने खामंद की अतात और फरमाबरदारी करनी होती है। बीवी के बारे में यह कहा जाता है कि वो खामंद की फरमाबरदार है कि नाफरमान है, लेकिन खामंद के बारे में तो ऐसा नहीं कहा जाता। मेरा ख्याल है कि आपने कुछ थोड़ी सी उल्टी पट्टी पढ़ ली है, आपको समझ ही नहीं आ रही कि आपने क्या कहना है।
और ये कहना कि वो अपने बच्चों का नाफरमान है, एब्सोल्यूट स्टूपिड बात है, बेवकूफी पे मबनी बात है। बच्चों ने मां बाप की अतात करनी होती है, फर्माबरदारी करनी होती है, ना कि मां बाप ने बच्चों की अतात और फर्माबरदारी करनी होती है। ये आप कैसे कह सकते हैं? मेरा ख्याल है कि आपका अता तारण सब दिमाग घूम गया है, आपको समझ नहीं आती, आपने फिक्रे की तरतीब ही खराब कर दी है कि बीवी का नाफरमान या बच्चों का नाफरमान। मेरा ख्याल है थोड़ा सा आपको किसी अदारे में जाना चाहिए, मजीद आपको तालीम हासिल करनी चाहिए और फिर आपको सोच समझ के बात करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि आपने जिस बेतरतीबी के साथ और जिस तरह बेहूदगी के साथ और बदतमीजी के साथ बात की है, ये गलत है, मैं इसकी मजम्मत करता हूं। अच्छा जी, उमर अयूब साहब का कहना है कि इंसान हो या फरिश्ते, पीटीआई मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। अब उमर अयूब साहब ने इंसान किसको कहा और फरिश्ते किसको कहा, ये आप मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि हुकूमत हमेशा से मुज़ाकरात की दावत देती आई है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा से मुखालफत की कि हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम जब भी मुज़ाकरात करेंगे किसी ताकतवर बंदे के साथ करेंगे। तो फरिश्ते से आप मुराद खलाई मखलूक ले लें, जिस तरह नवाज शरीफ ने कहा था। तो बहरहाल अब तहरीक इंसाफ का यह मौकफ वाज़ेह हो गया है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अब वो इंसान है, फरिश्ता है, वट एवर, इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट के साथ भी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। लेकिन मसला यह है कि हुकूमत तो तैयार काफी अरसे से बैठी हुई है, लेकिन इमरान खान की तरफ से कभी उन्हें ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया। जहां तक बात इस्टेब्लिशमेंट की है, तो इस्टेब्लिशमेंट को आप गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, उनको जलील करते हैं, रुसवा करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट अभी आपसे मुलाकात नहीं करेगी या आपके साथ मुज़ाकरात नहीं करेगी। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये भी साथ थ्रेट देती है, जिस तरह उमर अयूब साहब ने यह कहा कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बनाई जा चुकी है, अगर हमारे मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो हम सिविल नाफरमानी का ऐलान करेंगे। मेरा ख्याल है कि जब बात मुज़ाकरात तक आ जाए, जो अच्छी बात है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर ये मौकफ आ गया है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, तो ये अच्छी बात है। सियासी जमात वही होती है जो मामलात को अच्छे तरीके से बैठकर खुश उसलूबी के साथ बातचीत के जरिए से उसको हल कर ले। लेकिन अगर आप बातचीत नहीं करेंगे तो मसाइल का हल नहीं निकलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहां पर मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आपने मुज़ाकरात की बात की है, चाहे वो आप गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात करें या एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करें, लेकिन आपको दरमियान में इस धमकी वाली बात को निकाल देना चाहिए। अगर आप ये कहेंगे ना कि अगर आपने हमारे साथ बात ना की तो हम ऐसा कर देंगे, अगर हमारे मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो हम ऐसा कर देंगे, मेरा ख्याल है कि बातचीत की बात आपको करनी चाहिए, लेकिन दरमियान में ये जो धमकी वाली बात है ना, इसको आप बाहर निकाल दें, ये मुनासिब नहीं है। और मेरा ख्याल है कि अभी आपको फिलहाल सिविल नाफरमानी की बात करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो आपने 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से, 9 मई के हवाले से, जो गिरफ्तार लोग हैं उनकी रिहाई के हवाले से जो ऑलरेडी पिटीशंस दी हुई हैं, अब वो समाअत के लिए फिक्स की जा चुकी हैं। आपका मौकफ यही है ना कि 9 मई के वाकयात के हवाले से जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, तो थोड़ा सा इंतजार कर लें। सुप्रीम कोर्ट में अब ये केस खुल चुका है, इसकी समाअत अब बाकायदा तौर पर शुरू हो चुकी है। अगर आप ये समझते हैं कि 8 फरवरी को जो आपका मैंडेट चुराया गया उसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, तो थोड़ा सा इंतजार कर लें। सिर्फ 26 नवंबर के हवाले से मामला अभी अदालतों में नहीं है, लेकिन 9 मई के हवाले से और 8 फरवरी के हवाले से आपकी पिटीशन के मुताबिक उसकी समाअत अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर शुरू हो चुकी है। तो मेरा ख्याल है कि अभी सिविल नाफरमानी की बात शायद नहीं करनी चाहिए, इसको थोड़ा सा निकाल दें, मुज़ाकरात की बात करें। सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, वहां पर आप थोड़ा सा इंतजार करें। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपको कोई रिलीफ मिल जाए, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही जुडिशियल कमीशन बना दे और आपका जो भी ग्रीवियंस है उसको दूर कर दिया जाए। तो मेरी बहरहाल सजेशन यही है कि मुज़ाकरात की बात अच्छी बात है, धमकी वाली बात को बाहर निकाल दें और सिविल नाफरमानी वाली बात अभी पेंडिंग कर दें। हो सकता है कि आपको कोई ना कोई रिलीफ मिल जाए। अच्छा जी, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करते हुए आदिल बाज़ाई की रुकनीत बतौर एमएनए बहाल कर दिया है। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का यह फैसला बिल्कुल दुरुस्त फैसला है, क्योंकि आदिल बाज़ाई की रुकनीत बतौर एमएनए जो मुअत्तल की गई थी वो बिल्कुल गलत थी, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। अब आदिल बाज़ाई के खिलाफ इल्जाम सिर्फ यह था कि उसने 26वीं आईनी तरमीम में वोट कास्ट नहीं किया अपने पार्टी लीडर के हुक्म के बावजूद,
देखें, कानून और आइन ये है कि अगर कोई भी शख्स अपने पार्टी लीडर के हुक्म के खिलाफ जाकर, मतलब कि वो फ्लोर क्रॉसिंग करे, उसके अगेंस्ट जाके वोट कास्ट करे, तो फिर उसकी रुकनीत मुअत्तल हो सकती है। मतलब कि पार्टी लीडर अगर उस बंदे के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली को भेजे और स्पीकर कौमी असम्बली इलेक्शन कमीशन के पास भेजे, तो तब इलेक्शन कमीशन उस बंदे को, उस एमएनए को डी सीट कर सकता है, उसकी रुकनीत को मुअत्तल कर सकता है। लेकिन आदल बाज़ई के खिलाफ इल्जाम ये नहीं था, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से पार्टी लीडर नवाज शरीफ साहब ने, क्योंकि आदल बाज़ई का तल्लुक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ था, तो नवाज शरीफ साहब के हुक्म के खिलाफ जाके उसने कुछ ऐसा गलत नहीं किया। मतलब कि 26वीं आईनी तरमीम की फेवर में उसने वोट कास्ट नहीं किया। हां, अगर उसके खिलाफ जाके वोट कास्ट करता तो तब उसके खिलाफ इल्जाम साबित होता, लेकिन उसने पार्टी के लीडर के हुक्म के खिलाफ जाके 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वोट कास्ट नहीं किया। उसने ना उसकी फेवर में वोट कास्ट किया, ना उसके खिलाफ जाके वोट कास्ट किया। सिर्फ इल्जाम यह था कि उसने नवाज शरीफ के हुक्म की तकमील नहीं की, उसने 26वीं आईनी तरमीम की फेवर में वोट कास्ट नहीं किया। मैंने पहले भी इसके ऊपर काफी डिटेल गुफ्तगू कर चुका हूं कि आदल बाज़ई की जो रुकनीत मुअत्तल की गई है वो गलत तौर पर की गई है। नवाज शरीफ ने रेफरेंस स्पीकर अयाज सादक को भेज दिया, अयाज सादक ने इलेक्शन कमीशन को भेज दिया, चूंकि इलेक्शन कमीशन इस वक्त तक गवर्नमेंट के अंडर है, उसके प्रेशर में है और जो गवर्नमेंट चाहती है उसके मुताबिक वो करता है, तो आदल बाज़ई की रुकनीत को मुअत्तल कर दिया। और मैंने ये कहा था कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा, इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम हो जाएगा और उसकी रुकनीत बतौर एमएनए बहाल हो जाएगी। तो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बिल्कुल सही है और दुरुस्त है। अच्छा जी, इसके अलावा फौजी अदालतों को केसेस का फैसला सुनाने की इजाजत देने की हुकूमती इस्तदा को खारिज कर दिया गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को केसेस का फैसला सुनाने से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत की। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने रिमार्क्स दिए कि फौजी अदालतों को केसेस का फैसला सुनाने की इजाजत देने का मतलब फौजी अदालतों का इख्तियार तस्लीम करना होगा। आईनी बेंच ने हुकूमत की फौजी अदालतों को केसेस का फैसला सुनाने की इजाजत देने की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। अच्छा, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल रोकने से मुतल्लिक दरखास्त खारिज कर दी और इसके साथ साथ साबका चीफ जस्टिस को 20,000 रुपए जुर्माना भी कर दिया। इस हवाले से जियो ने इस खबर को रिपोर्ट किया है कि जस्टिस अमीनुद्दीन के सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक दरखास्त पर समाअत की। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जवाद एस ख्वाजा ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों का फैसला होने तक सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के केस की समाअत न करने की दरखास्त दायर की थी। अदालत ने जवाद एस ख्वाजा के वकील से इस्तफसार किया, क्या आईनी बेंच को तस्लीम करते हैं, जिस पर वकील ने कहा कि मैं आईनी बेंच का दायरा इख्तियार तस्लीम नहीं करता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जवाद एस ख्वाजा के वकील से कहा, फिर आप कमरा अदालत छोड़ दें, जिस पर वकील का कहना था मौजूदा आईनी बेंच जुडिशल कमीशन ने नामजद किया है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि 26वीं आईनी तरमीम कलअदम हो चुकी है, जबकि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था आपकी तरफ से ताखीरी हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं, हर समाअत पर ऐसी कोई ना कोई दरखास्त आ जाती है, 26वीं आईनी तरमीम कलअदम हो जाए तो अदालती फैसलों को तहफ्फुज फराहम किया जाता है। जिन लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स में जेर हिरासत किया वो भी यही चाहते हैं। आईनी बेंच ने हफीजुल्लाह नियाजी को रोस्टम पर बुलाकर पूछा, क्या आप केस चलाना चाहते हैं, जिस पर उनका कहना था मैं ये केस चलाना चाहता हूं, जबकि जस्टिस मुसर्रत हलाली का कहना था जो लोग जेलों में पड़े हैं उनका सोचें, आपका तो इस केस में हक के दावा ही नहीं बनता। जस्टिस जमाल मंदोखेल का कहना था आपका कोई प्यारा जेर हिरासत नहीं, इसलिए ताखीर चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट आईनी तरमीम के तहत ही काम कर रही है, जो भी बेंच बन रहे हैं नई तरमीम के तहत ही बन रहे हैं, आईनी तरमीम का किसी भी तरमीम के तहत बनने वाला बेंच ही सुनेगा। आईनी बेंच ने 26वीं तरमीम के फैसले तक फौजी अदालतों के केस की समाअत मौखर करने की दरखास्त खारिज करते हुए केस निपटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जवाद एस ख्वाजा पर 20,000 रुपए जुर्माना भी कर दिया। अच्छा जी, इसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब ने यह कहा है कि हम हुकूमत के साथ कोई तसादुम नहीं चाहते, कोई टकराव नहीं चाहते, हम सिर्फ रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब का यह मौकफ बिल्कुल दुरुस्त है। जब 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवानी थी उस वक्त तो उसके घर के बार बार चक्कर लगाए जा रहे थे, और अब उससे वोट लेने के बाद, उससे फेवर लेने के बाद, 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवा लेने के बाद जो मौलाना फजल रहमान साहब से वादा किया गया था अब उसको पूरा नहीं किया जा रहा।
देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब बिल्कुल राइट पर हैं, वो दुरुस्त बात करते हैं कि आपने जब पार्लियामेंट से एक कानून पास कर लिया तो फिर उसके ऊपर सदर दस्तखत क्यों नहीं कर रहा। देखिए, जब भी कोई मुसवदा पार्लियामेंट में पेश किया जाता है तो उसे कौमी असम्बली में पेश किया जाता है, इतफाक राय से पास होने के बाद उसे सेनेट में पेश किया जाता है, वहां से पास होने के बाद उसे सदर के दस्तखत के लिए भेज दिया जाता है। तो जब पार्लियामेंट ने कानून पास कर लिया तो सदर को उसके ऊपर दस्तखत करने चाहिए थे। अब सदर ने अगर उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए और उसे वापस भेज दिया तो मैं समझता हूं कि मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जो किया गया वादा था उसको भी पूरा नहीं किया जा रहा, और एक दफा पार्लियामेंट से कानून पास होने के बाद अगर उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए जा रहे तो वो भी गलत है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।